हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब फिक्स है, हर बार पूछा जाता है। वो क्या? तो महत्वपूर्ण गद्यांश पूछा जाता है और महत्वपूर्ण पद्यांश। और आपको पता है, यदि आप महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को तैयार कर लेते हैं तो आपका जो हिंदी है उसमें 20 नंबर, उसमें आपका 20 नंबर तो कंफर्म है कि आपको मिल जाएगा जी। ठीक है ना? ये बात आपको याद रखना है। कितने नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में? तो 20 नंबर का ये पूछा जाता है। तो 20 नंबर तो कम नहीं ना होते हैं। मैं यही कहूँगा, आप वीडियो को अंत तक बने रहें और आराम से एक एक पॉइंट को समझिए और अपना जो 20 नंबर है इसको कंफर्म लेके जाइए आप यहीं से। ठीक है ना? क्योंकि आज अगर आप तैयार कर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, आप उसको लिख देंगे, 20 नंबर मिल जाएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले एक महत्वपूर्ण गद्यांश को जान लेते हैं, उसके बाद महत्वपूर्ण जो पद्यांश है उसको भी हम डिस्कस करेंगे जी। अच्छा, सबसे पहली बात ये आता है, आप सोच रहे होंगे कि सर ये इंपॉर्टेंट मतलब ये गद्यांश क्या 2025 में आएगा? तो देखिए, ये हम क्या कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी टीचर ये नहीं बता पाएंगे कि हाँ ये 2025 में आएगा या नहीं आएगा। देखिए, हम क्या है, कल्पना है, हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। जो रियल है वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये क्या है, ये जो हम यहाँ पे बता रहे हैं आज के इस वीडियो में, ये सभी मतलब लगभग हर बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि 5 से 7 सेट आपके बनते हैं, और मैं जहाँ तक जान पा रहा हूँ कि ये आपका लगभग हमेशा 2 सेट में, कभी 3 सेट में, कभी कभी 1 सेट में ये टॉपिक पूछा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, हम देख लेते हैं। क्या पता 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी 1 से 2 सेट में अगर पूछ ले तो अच्छी बात है ना। तो मुश्किल से तो हमें कम से कम 5 तो महत्वपूर्ण गद्यांश और 5 महत्वपूर्ण पद्यांश तैयार करने ही है। तो पहला आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक एक पॉइंट को समझेंगे, याद हो जाएगा सब कुछ। देखिए, कह रहा है कि मातृभूमि, ठीक है ना, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। मतलब मातृभूमि पर निवास करने वाले जो मनुष्य हैं उनका राष्ट्र का दूसरा अंग है। अगला कह रहा है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। मतलब यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। कह रहा है कि पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, और जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो ये है हमारा सिंपल सा एक पद्यांश। अब इसके नीचे हमें ये 5 प्रश्न देंगे, इन 5 प्रश्नों को यहीं से हमें बताना होता है। तो चलिए अब हम प्रश्नों को पढ़ते हैं और इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि पाठ्य का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। देखिए, एक बात मैं बता दूं कि जब भी आपसे कह दे कि पाठ्य का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, तो आप सिंपल वे में कोई भी आपको संदर्भ नहीं लिखना है। सिंपल सा आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि पाठ्य का नाम। ठीक, तो पाठ्य का नाम क्या है, मतलब शीर्षक लिख सकते हैं। ठीक है ना, शीर्षक लिखेंगे तो और बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें शीर्षक लिखा गया है। तो शीर्षक आप लिख देते हैं, शीर्षक। और शीर्षक में क्या लिखेंगे, तो आप जानते हैं, देखिए ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो आप देख रहे हैं इसमें मातृभूमि आ रहा है, राष्ट्र आ रहा है बार बार। तो राष्ट्र यहाँ पे देख रहे हैं, पृथ्वी आ रहा है, ठीक है ना, फिर से यहाँ पे राष्ट्र आ गया, यहाँ पे राष्ट्र आ गया। तो इसका मतलब ये किस चैप्टर से है, राष्ट्र के स्वरूप के चैप्टर से है। राष्ट्र के स्वरूप राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से है। इतनी बात समझ गए। जिसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। जिसके लेखक कौन है जी, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी।
तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लेखक कौन है, लेखक, क्यों इतना गलत कर रहा हूँ, लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है, लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। पहली बात समझ गए, पहला हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व होता है। ठीक, दूसरा कह रहा है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है और यहाँ पे असंभव है। तो राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो असंभव कब है, तो यहाँ पे देखेंगे हमने क्या लिखा है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। मतलब आप यहाँ पे उत्तर क्या देंगे कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो आप लिखेंगे कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। सही बात कह रहा हूं ना। देखिए इतनी बात समझ के देखिए इसका उत्तर भी मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूं। पहले का उत्तर हम देख लेते हैं। देखिए लिखा गया पाठ्य का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो हमारा उत्तर क्या था कि शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का क्या नाम है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, यहाँ पे अ रहेगा, असंभव है। तो कब असंभव है कि राष्ट्र की कल्पना असंभव है, जब पृथ्वी हो परंतु मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। सही बात है जी। जब पृथ्वी ही हो और इस पे मनुष्य ही ना हो, इस पर जीव जंतु ही ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरा का उत्तर आपको यहां से लेकर, ठीक है ना, और कहां तक लिख देना है, यहां तक लिख देंगे। किसका उत्तर, दूसरे का। बात आप समझ गए होंगे। तीसरा कह रहा है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। जन मतलब मनुष्य, सब कुछ, मानव, ये सब भी कुछ, ठीक है ना, यही हम ही लोग हैं जन मतलब। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा यहीं पे लिख दिया है, पृथ्वी और जन दोनों सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। मतलब क्या हमें पता चला कि पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही, मिलाव से ही क्या होता है, राष्ट्र का स्वरूप का संपादित होते हैं। ठीक है ना। तो यही बात आप लिख देंगे। क्या लिखेंगे, पृथ्वी और जन, ये जन होगा, ठीक है ना। तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो पृथ्वी और मनुष्य मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। वही ना बात है जी। ठीक है। या तो आप ऐसे सिंपल वे में एक लाइन में लिख दें, या आप यहीं से लिख सकते हैं, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मेलन से ही राष्ट्र स्वरूप का संपादन होता है। मतलब यहां से लेकर यहां तक लिख देंगे, तीसरा का आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है ना। चौथे पे आते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, आप सुधार कर लीजिए, कराती नहीं है, करती है। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। मातृभूमि की संज्ञा मतलब क्या होता है कि मातृभूमि का नाम प्राप्त करती है। पृथ्वी कब मातृभूमि की नाम प्राप्त करती है, तो याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। ठीक है ना। कह रहा है कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो याद रखेंगे जब जन लोग हैं, ठीक है ना, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो मनुष्यों के कारण, जन मतलब मनुष्य ही है, तो मनुष्यों के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। समझ गए ना। चलिए इसका भी आंसर हो गया। ठीक है ना। कुछ समझ में आए तो यहां से लेकर और वहां तक आप लिख देंगे, चौथे का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला अंतिम हमारा आता है रेखांशित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब रेखांशित अंश यही नहीं है जी। तो यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। मतलब पृथ्वी क्या है, हमारी माता के समान है या हमारी माता ही है। ठीक है। जो क्या है, और मतलब हम सिंपल वे में थोड़ा सा हमें यहाँ पे बनाकर लिखना होगा, क्योंकि इसको चाहे तो हम एक ही लाइन में ऐसे कह देंगे कि पृथ्वी माता का मतलब माता है, इसका मतलब पृथ्वी हमारी माता है।
ठीक है, इतना लिख देंगे। फिर से कह रहा है कि जन है सच्चे अर्थों में जो सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। मतलब जन मतलब मनुष्य, तो मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं या बेटे हैं, यही ना कह सकते हैं जी। तो इसका हम थोड़ा सा बना के लिखेंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी माता है, जिनके लिए हम क्या करते हैं, मतलब जिनसे हमें अन्न मिलता है, मतलब भोजन मिलता है। ठीक है ना, हम किसान है तो मान लेते हैं किसान है तो हम भोजन का क्या करते हैं, खेती करके उपाजते हैं, तो पृथ्वी से ही तो मिल रहा है ना। तो वही हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी हमारी एक माता के समान है या हमारी माता है, जिनसे हमें अन्न मिलता है, जिससे हमें खेलने को मिलता है। ठीक है ना, हमें जो ग्राउंड मिल रहा है कोई भी, वो पृथ्वी का तो एक हिस्सा है ना। ठीक है ना, जिसके गोद में हम सोते हैं, जब मृत्यु हो जाता है तो कहाँ पे जाकर सोता है भैया, वहीं पे तो पृथ्वी में ही तो चले जाते हैं ना। तो ये सब थोड़ा सा बनाकर लिख सकते हैं। अर्थात सच्चे अर्थों में पृथ्वी क्या है, पृथ्वी मनुष्यों का क्या है, मतलब पृथ्वी मनुष्य पृथ्वी के पुत्र हैं, बेटे हैं। यही बात आपको लिखना है। देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, क्या लिखा है, पृथ्वी भी हमारी माता के समान होती हैं। पृथ्वी भी हमारी माता के समान होती हैं, जो हमें अन्न देती हैं, अन्न मतलब अनाज देती हैं, हमारा पालन पोषण करती हैं और जो हमें अपने गोद में खिलाते हैं। ठीक है ना, जो हमें अपने गोद में खिलाती हैं। अतः और भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः पृथ्वी अतः मनुष्य जो है, मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी के क्या है, पृथ्वी के पुत्र हैं। सच्चे अर्थों में क्या है, पृथ्वी के पुत्र हैं। तो यहां तक आप लिख देंगे, आपका कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं दोस्त कि आसानी तरीके से ये समझ में आपको आ गए होंगे। तो ये हमने आंसर भी लिखा था, जिससे आपको नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए, आप यहाँ से बना भी लें। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। चलिए जी, ले लिए होंगे, ठीक है जी। आशा करता हूँ कि ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आप पीछे के भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका आप ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है। चलिए ले लिए होंगे ना। तो ये होता है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर में पूछे जाते हैं, 10 नंबर में पूछे जाते हैं। ये 10 नंबर मुझे लगता है कि जब स्टार्ट कर रहा था टॉपिक तभी बता दिया होता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि उनको सिर्फ नंबर से मतलब रहता है, उनको नॉलेज से मतलब नहीं है, उनको नंबर से मतलब है। अरे भैया 10 नंबर का है तब वीडियो देखूंगा, नहीं ये 10 नंबर का तब नहीं देखूंगा, ऐसे भी है। ठीक है ना, बट आपको ऐसा सोच या थॉट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सब कुछ हमें सीखना है। और हिंदी ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जिससे हम मतलब अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करके अपना स्कोर हम अच्छे तरीके से बना पाते हैं। ठीक है ना, हिंदी है, इंग्लिश है, इसी सभी से हमें जो क्या है नंबर ज़्यादा मिलते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, तो इनसे ज़्यादा नंबर नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते, इसका रीज़न है दोस्त, इसका रीज़न ये है न्यूमेरिकल। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आएंगे, सब कुछ आप टॉपिक तो तैयार कर रहते हैं, परंतु जब न्यूमेरिकल की बात आती है तो वहाँ पे पीछे हो जाने के कारण न्यूमेरिकल वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, नंबर कट जाता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं रीजन। चलिए उस पर हम फिजिक्स में आएंगे तो डिस्कस करेंगे जी। तो महत्वपूर्ण हमने एक देख लिया, गद्यांश देख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लगभग मैं पहले ही कह दे रहा हूँ कि ये 2024 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, लगभग 2 सेटों में। और 2022 में तो ये देख लीजिए 100% 3 सेट में पूछा गया था, और 2023 के बोर्ड एग्जाम में वो 1 सेट में पूछा गया था। ठीक है ना, सब कुछ याद है भैया। ठीक है ना, इतना मतलब सुबह से शाम तक इसी में रहना है, और यही सब पता करना है, देखना है, खोजना है, तो ये बातें हैं। ठीक है ना, सब याद हो जाती हैं। अदरवाइज मैं सुबह से मतलब मैं ऐसे कहूँ तो सुबह के बस खाना खाया हूँ। ठीक है ना, नाश्ता कर लिया था, नाश्ता करने के बाद मैंने बैठने के बाद पढ़ा रहा था। ठीक है ना, देखा कि कौन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जब पूरा मिल जाता है उसके बाद सॉल्यूशन देख लिया जाता है, उसके बाद सॉल्व जब हो जाता है फिर से टाइपिंग करके तब आपको लिए प्रोवाइड किया जाता है।
तो मेहनत तो लगता है दोस्त, ठीक है ना। तो मेहनत लग रहा है तो बस मैं इतना चाहता हूं कि आप मेहनत करके इन सभी को तैयार कर ले। देखिए कह रहा है दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। तो ये एक हमारा पैराग्राफ है। देखिए बहुत ही अच्छा एक पैराग्राफ है, इसको आप समझेंगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इसी को थोड़ा सा ये जानते हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, पद्यांश है वो थोड़ा सा हार्ड लगता है स्टूडेंटों को। क्यों हार्ड लगता है? क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब तरीके से एक बोलता ही है। देखिए कह रहा है दुख की पिछली रजनी बीत, मतलब कह रहा है कि दुख की पिछली रजनी बीत मतलब दुख की काली रात बीत जाने के बाद, ठीक है ना। दुख की रजनी मतलब काली रात होता है, ठीक है ना, काली। तो दुख की काली रात बीत जाने के बाद विकसता सुख का नवल प्रभात, मतलब दुख के काली रात बीत जाने के बाद सुख क्या होता है? नवल प्रभात होता है, सुख की आरंभ होती है या सुख का सूर्य उदय होता है। तो यही बात है, दुख की काली रात बीत जाने के बाद सुख का नवल प्रभात होता है, सुख का प्रारंभ होता है। ये बात आप जानते हैं कि सुख और दुख आता और जाता रहता है। जैसे कि अभी मैं कुछ दिन पहले तक बहुत ज़्यादा परेशान था, ठीक है ना। आप सभी को पता है जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए थे, तो अभी भी प्रॉब्लम तो उतना सॉल्व नहीं हो पाया है, बट देख रहे हैं, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब किस बात पे मैं बात ये कर रहा हूँ, ठीक है ना, शायद जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए होंगे उनको तो पहले से पता होगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, क्यों आप परेशान हो। तो यही बात है। तो सुख की पिछली रजनी बीत विकसता सुख का नवल प्रभात, मतलब दुख की काली रात बीत जाने के बाद सुख का नवल प्रभात होता है, सुख का सूर्योदय होता है। अगला करें, यह पर्दा एक झीना नील, मतलब यह एक पतली सी नील का एक पर्दा है, छिपाए है जिसमें सुख गात, जिससे ये छिपाए बैठा है सुख और दुख को, ठीक है ना। तो ये एक पतला सा झिल्ली है जिसमें छिपाया है किसको? सुख और दुख को छिपाया बैठा है। अगला कह रहा है जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसे हम अभिशाप समझ रहे हैं, ठीक है ना, श्राप समझ रहे हैं, बेकार समझ रहे हैं, जगत का ज्वालाओं का मूल, यही संसार का क्या है? ज्वालाओं का मूल है, मौलिक इकाई है। मतलब जैसे इसका सिंपल से यहाँ तक की लाइन का यही मतलब है कि जब परेशानियाँ आती हैं तो हम इसको अभिशाप समझते हैं, कहते हैं क्या आ गया परेशानी, ठीक है ना। बट रियलिटी में परेशानी ही आपको बताती है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है, ठीक है ना। तो यही कहा जा रहा है कि जगत की ज्वालाओं का ये मूल है, ठीक है ना, संसार का ये मूल है, ठीक है। अगला कह रहा है इसका वह रहस्य वरदान, मतलब ईश्वर का ये रहस्य वरदान है, कभी मत इसको जाओ भूल, और कभी भी इसको भूलना नहीं है आपको, ठीक है ना। मतलब जब परेशानियां आती हैं तो परेशानियों में कभी भी हमें अभिशाप इसको नहीं समझना है, और जो चीज़ें हमें अपनी परेशानियों से सीखने को मिले ये भगवान का ही, ईश्वर का क्या है? एक रहस्य वरदान है जिसे हमें कभी भी भूलना नहीं है, ठीक है ना। जब परेशानियां आएंगी तो बहुत कुछ आपको सिखाएंगी। मैं दिल से कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा मैं ज़्यादा परेशान था तो उस समय पे मुझे बहुत चीज़ें सीखने को, जानने को मिली, और ये भी बात पता चला कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं है। जितना भी पता चला उतना ही थोड़ा ही बहुत व्यक्तियों की पहचान हुआ, बट मैं समझ गया कि कौन मेरे साथ है और कौन नहीं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानियाँ तो आती जाती रहती हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ है इतना बहुत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर जो है वो पूरी तरीके से हमारे साथ हैं, हम सभी के साथ हैं, और हम मेहनत करेंगे और हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे जी, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे 5 हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, पाँचों क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं जी, ठीक है ना, ज़्यादा बातचीत नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना इसका आपने अर्थ समझ लिया ना। देखिए कह रहा है उपरोक्त पद्यांश का कवि और कविता का नाम लिखिए, मतलब कवि का भी नाम लिखना है और कविता का भी नाम लिखना है। ये बताइए ये किस कविता है, ये किस पाठ से लिया गया है? तो देखिए सुख और दुख की बात हो रही है कि दुख जाने के बाद सुख आता है, सुख जाने के बाद दुख आता है।
तो ये श्रद्धा मनु चैप्टर से लिया गया है। क्यों? जिसमें श्रद्धा मनु को समझाती हैं कि तुम परेशान ना हो, सुख दुख है तो सुख भी आएगा, ये एक सीढ़ी की तरह है, ऊपर जाओगे नीचे आना है, नीचे जाओगे तो ऊपर जाना ही है। तो यही बात है। तो कविता कौन है? तो अगर हम कविता यहाँ पे लिखें, कविता कौन सा है? तो श्रद्धा मनु, श्रद्धा मनु चैप्टर का है। और इसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं से हम दिखा देते हैं आपको। सबसे पहला कह रहा है उपयुक्त गद्यांशों का कवि और कविता का नाम लिखिए। कविता कौन है? श्रद्धा मनु। कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा हुआ है। पहला समझ गए। दूसरा कह रहा है श्रद्धा किसको हताश मन से प्रेरणा दे रही है। मतलब किसको? श्रद्धा जो है वो किसको हताश मन से प्रेरणा दे रही है? तो श्रद्धा जो है ना वो मनुष्य को ही तो मनु को ही तो श्रद्धा जो है वो मनु को हताश मन को प्रेरणा देती है। तो किसको प्रेरणा दे रही है? तो मनु को। तो आप ऐसे नहीं केवल मनु लिखेंगे, आप लिखेंगे श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है, ठीक है, या देती है। तो वही बात हमने लिखा है कि श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा देती रहती हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देती रहती हैं। अगला तीसरा कह रहा है एक पर्दा यह झीना नील, एक पर्दा यह झीना नील इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए अलंकार याद रखें, एक पर्दा यह झीना नील, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार। अब आप कहेंगे कैसे सर? तो मैं आपको कहूँगा कि एक हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने उपमा अलंकार, उपमेय अलंकार, ठीक है, अनुप्रास्थ अलंकार सब कुछ बताया गया है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप कहेंगे कैसे? तो आप लिखिए यूट्यूब पर कि रस छंद अलंकार ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। बात आप समझ गए होंगे। अगला कह रहा है रजनी किसका प्रतीक है? रजनी यहाँ पे अभी हमने शब्द पढ़ा था, देखिए यहाँ पे ये रजनी शब्द है। तो रजनी किसका प्रतीक है? हमने कहा था ना कि रजनी मतलब दुख की काली रात बीत जाने के बाद, रजनी मतलब काली, ठीक है ना। तो काली जो मान लेते काली रात है, तो काली रात किसकी प्रतीक है? दुख का ही तो प्रतीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? रजनी किसका प्रतीक है? तो रजनी जो है वो दुख का क्या है? प्रतीक है। अगला कह रहे रेखांशित अंशों की व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक की कह रहा है दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। मतलब दुख की काली रात बीत जाने के बाद सुख का नवल प्रभात होता है, सुख का सूर्य उदय होता है या सुख की शुरुआत होती है, ठीक है। तो वो भी हम बता देंगे। देखिए यहाँ से हम देख रहे थे कि एक पर्दा या झील नदी की इस पंक्ति का कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। रजनी किसका प्रतीक है? तो रजनी दुख का प्रतीक है। अगला कह रेखांशित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो हमने क्या बताया? सुख की काली रात बीत जाने के बाद दुख का काली रात बीत जाने के बाद सुख का एक नया सवेरा होता है। शुभ प्रभात मतलब सवेरा सूर्य उदय होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो पहले इसका ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए जी, ले लिए होंगे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें कि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और इतना ज़्यादा प्यार दिया है, आप इतना देख रहे हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छा लगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये लगा ना कि आपको मतलब मुझ पर ट्रस्ट है, विश्वास किए हुए हैं, और इस विश्वास को मैं दिल से कह रहा हूँ कभी भी तोड़ने नहीं दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि हम और आप दोनों मिलकर मेहनत करें और हम दोनों ही आगे बढ़ें, साथ साथ आगे बढ़ें। और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं मैं उनसे सभी से कहना चाहूँगा कि मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। हिंदी इंग्लिश की तैयारी में कराऊंगा। एक इम्पॉर्टेंट सूचना, इंग्लिश की भी हम तैयारी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, और लिटरेचर का जिसमें हमने आपको प्रॉमिस किया था, आपको याद होगा कि क्वेश्चन आंसर को बताने वाला। तो यदि आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर चैप्टर वाइज यदि आप क्वेश्चन आंसर सभी इंपॉर्टेंट की स्टडी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर लिखिएगा कि इंग्लिश क्वेश्चन आंसर वीडियो लाइए।
ठीक है ना, चैप्टर वाइज इतना लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात ये कहूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का लिंक है, तो आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट सूचनाएं होंगे, PDF नोट्स होंगे, वो सब वहां पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।